आज का मौजू जो है वो बुनियादी तौर पर मार्क्सिज्म एंड इट्स रेलेवेंस टू आवर टाइम, कि मार्क्सिज्म का हमारे असर हाजिर से क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि ये बहस सबसे नहीं तकरीबन 30 साल से और रादर 32 ईयर्स से चल रही, जब से 89 में ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सोशलिस्ट हुकूमतें ख़त्म हुई और 91 में और रादर 92 के शुरू में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त फ्रांसिस फुकुयामा और दूसरे मगरबी मुफक्रीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये लिबरल डेमोक्रेसी की ट्रायम्फ है या लिबरल डेमोक्रेसी की फ़तह है, और अब दुनिया में आइडियोलॉजीज़ की पॉलिटिक्स नहीं होगी बल्कि दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी फ्री मार्केट इकॉनमी की तरफ जाएगी और ये फ़ाइनल विक्ट्री है। हंटिंगटन जैसे लोगों ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का तस्वुर दिया कि अब जो है वो लड़ाई शायद आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर नहीं बल्कि तहजीबी बुनियादों पर होगी, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर उनकी तहरीरों से ये तासुर मिलता है कि मज़ाहिब को उन जो नए जो तमद्दुनी या तहजीबी लड़ाई है उसमें मज़ाहिब बड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे। 80s में जब कैपिटलिज़म को बज़ाहिर फ़तह नज़र आ रही थी, वर्किंग क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोप में स्पेशली किसी हद तक बेहतर हुआ था, अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के ममालिक में कुछ बेहतर हुआ था, तो उन्होंने उस वक्त भी पीटर सिंगर वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स जो ये लेकर आए कि नहीं जी मार्क्स की जितनी प्रोडिक्शंस थी, जितनी भी उनकी पेशन गोइयाँ थीं, वो गलत साबित हुई और मिडिल क्लास उस तरह श्रिंक नहीं कर रही जिस तरह मार्क्स ने कहा था। नेचुरली कोई भी मुफक्किर जो होता है वो अपनी इंटायरिटी में तो कभी आप उसको साबित नहीं कर सकते। खुद मार्क्स ने किसी जगह लिखा है, नथिंग इज़ इटर्नल सेक्रेट फाइनल बट द चेंज। दुनिया में तब्दीली के अलावा कोई भी चीज़ हतमी, अबदी या मुक़द्दस नहीं है। तो तब्दीली जो मार्क्स की अपनी फ़िलासफ़ी का जो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है वो भी तब्दीली से है कि हर वक्त चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म जो है इट्स ऑल अबाउट चेंज, कि चीज़ें जो हैं वो मुस्तकिल तब्दील हो रही हैं और उनमें बहरहाल एक कुछ ऐसे लम्हात आते हैं या कुछ ऐसे औक़ात जिसमें वो तब्दीली बड़ी रैपिडली होती है या उनकी शक्ल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें बज़ाहिर एक पहाड़ नज़र आता है और हम 30-40 साल से मे बी 100 साल से उसको देख रहे हों, लेकिन वो हल्के हल्के उसमें तग़य्युर पैदा हो रहा होता है। और ये चीज़ बुनियादी तौर पे एक यूनानी फ़लसफ़ी शख्स की जिसका ये ख़्याल था कि चीज़ें बैक वक्त हैं भी और नहीं भी हैं, तो चीज़ें मौजूद भी हैं और मौजूद भी नहीं हैं। मसलन हर वक्त वो कॉन्स्टेंटली चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं। तो पहला सवाल मार्क्स के रेलेवेंस के हवाले से उठा। अभी अगर हम हालिया अशरों में बात करें तो 2007 और 8 में जो माशी बहरान आया और फाइनेंशियल टाइम्स ने आई कैन राइटली रिकॉल लिखा कि मार्क्स का डायग्नोसिस सही था, प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं था। जो सरमायादाराना मईशत में जो बहरान आता है उसके हवाले से उसने बात की और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक डास कैपिटल की एक सिग्निफिकेंट कॉपीज़ भी उस दौरान बिकी कि मार्क्स का जो सरमायादाराना मईशत में जो बहरान का तस्वुर था वो क्या था और वो आज किस हद तक रेलेवेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि भारी भरकम इस्तिलाहों से हट कर थोड़ा सा सादे अंदाज में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये जो जर्मन ट्रेडिशंस थी और शायद हो सकता हो 19वीं सेंचुरी का ये कल्चर भी हो कि वो बड़ी भारी भरकम इस्तिलाहें इस्तेमाल करते थे मुफक्किरीन और उनको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल होता था, समझना बड़ा मुश्किल होता था। बुनियादी तौर पे एक तो उसने ये मार्क्स के जो इक़्तिसादी ख़यालात हैं या मईशत के हवाले से नज़रियात हैं, एक तो ये कि सरमायादाराना मईशत की बुनियाद खाली यूज़ वैल्यू पर नहीं है। मसलन कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी खाली यूज़ वैल्यू नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें एक प्रॉफिट का भी अंसर होना चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू और प्रॉफिट का भी अंसर हो। माजी में अगर आप बार्टर ट्रेड देखें तो उसकी बुनियाद खालिसतन किसी हद तक आपकी ज़रूरत पे होती थी। आपको जूते की ज़रूरत है,
किसी और को चप्पल की ज़रूरत है, आपने उसको जूते दे दिए, चप्पल ले लिया। किसी को जो है वो गंदम की ज़रूरत है, दूसरे को जो है वो चावल की ज़रूरत है, तो आपने वो कर लिया। तो सरमायादाराना निज़ाम में एक जो है वो अशिया सिर्फ एक्सचेंज के लिए पैदा नहीं की जाती, बल्कि अशिया मुनाफे के लिए पैदा की जाती है। इसीलिए तारीख़ आलम इंसानियत का शायद ये पहला मौका है कि जब इंसान किल्लत से नहीं मर रहा, बहुतात से मर रहा है। मिसाल आपके पास इतना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 1 बिलियन टन खाना तो वैसे ही ज़ाया हो जाता है। तो सादा लफ्ज़ों में अगर मार्क्सी नुक्ते नज़र से समझाया गया कि सरमायादाराना मईशत में मनसूबा बंदी का फुकदान होता है, आप मनसूबा बंदी प्रॉपरली नहीं करते। ये थोड़ी बहुत सरमायादार निज़ाम में अब जो जदीद मनसूबा बंदी देख भी रहे हैं, ये भी किसी हद तक मार्क्सिस्ट ख़यालात से ही आया, वरना उससे पहले सरमायादार निज़ाम में मनसूबा बंदी का इतना ज़्यादा तसव्वुर नहीं था। उसकी बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर इस इलाके में फ़र्ज़ करें 10,000 की आबादी है, तो यहाँ 10,000 शर्ट्स बिक सकती हैं। लेकिन यहाँ अगर गुल अहमद 10,000 शर्ट्स ले आए, फ़ारूक टेक्सटाइल ले आए, निशात ले आए, खादी ले आए, अब 10 कंपनीज़ आ गई। अब शर्ट्स कितनी बिकनी है? 10,000। 10 कंपनीज़ आ गई, शर्ट्स मार्केट में कितनी हो गई? 1 लाख। तो सरमायादारा निज़ाम ने इसको मसनूई तौर पे इस तरह हल करने की कोशिश की कि कंपनियों ने मर्जर कर लिया। अब मर्जर भी अगर आप करते हैं तो 1 लाख से उसकी तादाद 70,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, लेकिन बहुतात तो रहेगी ना। इसीलिए 1857 से लेके ऑन एवरेज सरमायादाराना मईशत में हर 10 साल बाद एक बहरान आता है। और वो बहरान क्या है? वो बहरान ओवर प्रोडक्शन का है, जिसे सरमायादार ओवर कैपेसिटी कहते हैं। 5 साल पहले जब मैं किसी मकाले के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा कि सिर्फ 700 मिलियन टन स्टील आलमी मार्केट में जो है वो बग़ैर बिके पड़ा हुआ था। 700 मिलियन टन स्टील वॉज लाइंग अनसोल्ड इन द ग्लोबल मार्केट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली खाने में जो है वो 1 बिलियन टन खाना हर साल ज़ाया होता है। आप कोई सी भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उस प्रोडक्ट में जो है वो आपको ओवर प्रोडक्शन नज़र आएगी, क्लटिंग नज़र आएगी। तो बुनियादी तौर पे सरमायादाराना मईशत में जो बहरान आया 2008 के बाद, उसके हवाले से दोबारा इंटरेस्ट बढ़ा। तो मार्क्स की जहाँ तक क्राइसिस की थ्योरी है वो आज भी रेलेवेंट है कि सरमायादाराना निज़ाम में जिस तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ती है, उस तेज़ी से मार्केट नहीं बढ़ती, ना उस तेज़ी से आबादी बढ़ती है। अगर आपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कोई चीज़ हासिल कर ली, कल वही कंपनी, कल कोई दूसरी कंपनी वो चीज़ हासिल कर लेगी, तीसरी कंपनी कर लेगी, चौथी कर लेगी। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन जिस तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ती है उस तेज़ी से आपकी मार्केट नहीं बढ़ती। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मजदूर जो है काम करने वाला, वो सिर्फ काम करने वाला ही नहीं बल्कि वो एक कंज्यूमर भी है। सरमायादारा निज़ाम में आप क्या करते हैं कि जब आप मईशत को मॉडर्नाइज करते हैं, जदीद बनाते हैं, और जहां पहले आप लेट्स से कि कोई चीज़ 5 लाख की तादाद में बना रहे थे, अब वो आप 50 लाख की तादाद में बनाते हैं। दूसरी तरफ सरमायादाराना मईशत क्या करती है कि जब वो मशीनरी लेकर आती है, जब वो मईशत को मॉडर्नाइज करती है, तो बड़े पैमाने पर वो मजदूरों को बेरोज़गार करती है। तो जो कंज्यूमर है, ख़रीदने वाला, उसको वो खुद कम करते हैं। जब वो खुद कम करेंगे, एक तरफ आप प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हैं आपके, उसमें से भी एक बड़ा जो हिस्सा है उसको आप बेरोज़गार कर रहे हैं, उसकी कुव्वत ख़रीद कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकेगा। उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा? ग्लटिंग होगी। और ये ग्लटिंग अब न सिर्फ ये मसलन ये बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी और आप उसको बेच नहीं सकेंगे। और ये खाली ग्लटिंग आपकी सिर्फ अब इंडस्ट्रीज़ में नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो अब ज़रात में भी आ गई हैं। तो एरिक टोसां के मुताबिक सिर्फ अमेरिका इतनी गंदम उगाता है कि गालिबन मोज़म्बिक जैसे 26 ममालिक को वो खिला सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो फिर दूसरे ममालिक क्या करेंगे? दुनिया का 22% मैन पावर है जो मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता है, तकरीबन 44% मैन पावर है जो आपका सर्विसेज से वाबस्ता है,
जिसमें दुनिया के भर की फ़ौजें सबसे बड़े सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा हैं। बाद में ये वॉलमार्ट और मैकडोनल्ड, KFC और दूसरे इदारे आ जाते हैं। उसके बावजूद आप इकॉनमी का कोई ऐसा सेक्टर नहीं बता सकते जो ओवर प्रोडक्शन में ना चल रहा हो, जिसको मगरिबी तजिया निगार या मगरिबी माहिर ने जो इक़्तिसादियात के माहिर हैं वो उसको ओवर कैपेसिटी कहते हैं, कि कैपेसिटी से ज़्यादा। तो जो सरमायादाराना मईशत का बहरान है वो आज भी वहाँ मौजूद है। मार्क्स ने उसका ये हल बताया था, जो लाजिम बात है सरमायादारा मुफक्किरीन उसको नहीं मानते और ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि अगर आप मज़दूरों के वर्किंग आवर्स कम करें और एक ऐसे मुआशरे की तरफ जाएं जहां इंसान उजरत की ग़ुलामी से निकले, और हकीकी इंसान का वजूद जभी होगा जब वो उजरत की ग़ुलामी से निकलेगा। मसलन मिसाल के तौर पे सिर्फ अमेरिका में अगर 30 करोड़ मजदूर हैं और वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, अगर वर्किंग आवर्स आप 4 घंटे करते हैं तो 60 करोड़ मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। हालांकि ये 8 घंटे कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में भी बड़ी तादाद में मजदूर जो है वो 2-2 नौकरियां करते हैं, तो ऑन एवरेज 12 घंटे 14 घंटे वहाँ पर भी काम कर रहे हैं मगरबी ममालिक में। पाकिस्तान में तो आप फैसलाबाद से लेके कराची तक चले जाएं, बड़ा मुश्किल होगा कि आपको मिले कि कोई 10-12 घंटे से कम कोई मजदूर काम कर रहा हो। तो एक तो तरीक़ाकार ये भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मार्क्स का ये ख्याल था, जिसको सरप्राइजिंगली ऑस्कर वाइल्ड ने भी द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म में लिखा है और मार्क्स से भी एक हाथ आगे। उसका ख्याल ये था कि पूरी इंसानी तारीख़ में आपके यहाँ जो बहरान आता है वो चीज़ों की क़िल्लत की वजह से आता है। आपके समाज में जराइम, ये सारी चीज़ें चीज़ों की क़िल्लत की वजह से होते हैं। और माजी में चीज़ों की क़िल्लत इस वजह से होती थी कि उसमें बहुत सारे कुदरती अवामिल कार फरमा थे। आप बारिश पे इन्हिसार कर रहे हैं, बारिश नहीं हुई, फसलें ख़राब हो गई, कहत आ गया। आपने फसलें पकाई या बारिश ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से फसलें तबाह हो गई, कहत आ गया। कोई बीमारी आ गई फसलों में तो उसकी वजह से तबाह हो गई, आपका कहत आ गया। लेकिन मार्क्स सरमायादाराना निज़ाम की जो प्रोडक्टिव सलाहियत थी उससे इम्प्रेस था। इस प्रोडक्टिव सलाहियत को लाजिम बात है कि चंद लोगों के मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चंद लोगों के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी इंसानियत के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा हो तो हो सकता हो मुमकिन तौर पर ये मुमकिन है कि हर बंदे को शायद 2-4 घंटे काम करना पड़े, रेस्ट ऑफ द टाइम उसके ख्याल में, क्योंकि सरमायादारा निज़ाम में जो प्रोडक्शन का सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट ऑफ मोनोटनी है, यकसानियत है। मसलन एक बंदा सुबह से शाम तक अगर कॉलर बना रहा है तो वो कॉलर ही बना रहा है, एक बंदा सुबह से शाम तक अगर आस्तीन बना रहा है तो वो आस्तीन ही बना रहा है, एक बंदा सुबह से शाम तक अगर बॉटम बना रहा है तो वो बॉटम ही बना रहा है, एक बंदा अगर जूते का सोल बना रहा है तो सुबह से शाम तक वो सोल ही बना रहा है। जो आपके यहाँ मईशत में जो स्पेशलाइजेशन आई है या डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, काम की तकसीम हुई है, जो एडम स्मिथ के दौर से उसने ये जो पिन का अपना मशहूर वो बात बताई कि भाई अगर एक ही बंदा एक पिन को बनाएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि पिन के अगर 6-7 पार्ट हैं तो एक बंदा एक पार्ट बनाए, दूसरा बनाए, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन इस स्पेशलाइजेशन में जो मोनोटनी है, जो यकसानियत है, जो बोरियत है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर परहैप्स आप 12 घंटे वही काम कर रहे हैं तो यकसानियत का उनसर ज्यादा होगा। लेकिन अगर हो सकता हो आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो 2 घंटे काम करने के बाद कोई और आप काम करें। तो मार्क्स का जो एक ऐसे मुआशरे का तस्वुर जहां पर इस्तेहसाल नहीं है, उसका ये फेमस जुमला है कि शायद आप सुबह में जो है वो फिशिंग कर रहा हो और दोपहर में जो है वो म्यूजिक कर रहा हो, शाम में आर्ट अदब फलसफे बात कर रहा हो। ये बात बड़ी यूटोपियन लगती है, लेकिन लाजिम बात है जो इंसानी नफ्सियात है उसके तहत अगर बोरियत को ख़त्म करना है, 12 घंटे अगर आप एक कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा होगा, उनके चेहरे के ज़रा तासुरात देखें, 12 घंटे उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े होना है। लेकिन अगर आपको इस बोरियत को, इस मोनोटनी को, इस यकसानियत को ख़त्म करना है तो वो वर्किंग आवर्स ख़त्म होंगे। जब वर्किंग आवर्स ख़त्म होंगे आप कोई दूसरा हुनर सीख सकते हैं, और आपका दिमाग भी किस तरह फ्रेश होता है, जितनी ज़्यादा काम की वैरायटी होगी। अगर आप एक ही काम कर रहे हैं
तो आपका दिमाग कभी फ्रेश नहीं होता। आपका दिमाग फ्रेश होता है वैरायटी ऑफ वर्क से, जितना ज़्यादा होता है। तो उसका ख्याल ये था कि शायद ऐसे माशरे में एक इंसान, एक नहीं बहुत सारे उसको हुनर आते होंगे। वो हो सकता हो कारपेंटर भी हो, वो हो सकता हो मशीन भी चलाता हो, वो पेंटिंग भी करता हो, वो म्यूज़िक भी सुनता हो। लेकिन सरमायादाराना माशरे में ये सारी सहूलियात सुकड़ के आ जाती हैं किसी एक चंद मखसूस लोगों के पास। सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो सरमायादाराना मईशत का जो बहरान है उसके हवाले से मार्क्स रेलिवेंट है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सरमायादाराना निज़ाम माहौल का जनाजा निकाला है, मार्क्स के ख्याल में अशिया की पैदावार के लिए दो चीज़ें अहम हैं, एक इंसानी मेहनत और एक नेचर। और सरमायादाराना निज़ाम दोनों का जनाजा निकालता है। आज हमारी सूरत हाल ये है कि पूरा नॉर्थ सी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्यों? इसलिए कि मुनाफे के लिए मछलियाँ आप पकड़ रहे हैं तो उसमें आप ऐसे भी जाल ले आते हैं जिसमें मछली के बच्चे, अंडे सब चले जाते हैं। जिसको आप डीप सी ट्रॉलर कहते हैं, वो क्या करता है, पूरी समंदर की तह को ख़त्म कर देता है। आपको ज़रूरत है 500 टन मछलियों की, आप निकाल रहे हैं 50,000 टन है, वो भी ज़ाया हो रही है। मसलन नेचर का भी जनाजा निकाल रहे हैं। और जो इंसानी मेहनत है, आपको हो सकता हो ज़रूरत 2 टन गंदम की हो, आप उगा रहे 2000 टन है। तो उसमें जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो उसमें ज़मीन की ज़रखेज़ी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इंसानी मेहनत आप ज़ाया कर रहे हैं, वो यही होता है कि क्या होता है, मार्केट में आपके फसल पड़ी हुई है, वो सड़ जाती है, वो बिकती नहीं है। तो नेचर का जिस तरह आज सरमायादाराना निज़ाम जनाजा निकाल रहा है, और क्यों निकाल रहा है, इसलिए कि प्लानिंग नहीं है। अगर कोई ऐसी मईशत हो जिसमें मनसूबा बंदी हो, तो आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि जी हमें 50 टन गंदम की ज़रूरत है और हमारे पास जो है 50,000 एकड़ ज़मीन है, तो इस साल हम इस 5,000 एकड़ वाली ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस अगले साल हम उस वाली ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अगले साल हम इस वाली ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़मीन की फर्टिलिटी या उसकी जो ज़रखेज़ी है उसको बुरी तरह आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो जिस तरह सरमायादाराना निज़ाम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है और इंसानों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अपनी जगह है। दूसरा मार्क्स का ये रेलेवेंस हम एक्सेप्शनलाइज नहीं करते, हम जनरलाइज करते हैं। मार्क्स के जो तसव्वुरात हैं वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं। अगर मार्क्स ने यह कहा है कि जी रियासत का एक तबकाती किरदार होता है, अगर रियासत पर या हुकूमत पर सरमायादार काबिज होते हैं तो वह ऐसे कवानीन बनाते हैं जो सरमायादारों के मफाद में हों, और अगर उस पर जागीरदार काबिज होते हैं तो वह ऐसे कवानीन बनाते हैं जो जागीरदारों के मफादात में हों। अगर वो ये कहता है कि रियासत का एक क्लास कैरेक्टर है, तबकाती किरदार है, तो दुनिया के कौन से मुल्क में वो तबकाती किरदार आपको नज़र नहीं आता। किसी फैक्ट्री में अगर मजदूर हड़ताल करने के लिए जाते हैं तो पुलिस मजदूरों को गिरफ्तार करने आती है, सेठ को गिरफ्तार करने आती है? कभी कभी आपने नहीं देखा होगा। आप सरमायादारों ने आपके सिस्टम को इतना ऐसे डिज़ाइन किया है, आपको अच्छी तालीम चाहिए, आप जेब में 5-10 लाख रुपए रखें और बीकन हाउस में ले लें। आपको जो है वो जी इंसाफ चाहिए तो एतजाज़ एहसन या किसी बड़े वकील को कर लें, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये दे लें और इंसाफ लें। उन्होंने हर चीज़ अपने तरीके से डिज़ाइन की हुई है। और रियासत का जो आपको तबकाती किरदार है वो हर जगह नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में वियतनाम की जंग में जो अमेरिकी मरे हैं उनका एस्टिमेट आता है कि 55,000 से 70,000 के करीब अमेरिकी मरे हैं वियतनाम की जंग में। अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियन है नैन्सी पेलोसी, गालिबन स्पीकर भी रही हैं, उन्होंने ये हाउस में कहा कि 45,000 से ज़्यादा अमेरिकन गन शॉट से मर रहे हैं हर साल। 45,000 से ज़्यादा। 4 जुलाई को भी अमेरिका में कोई 7 से ज़्यादा मास शूटिंग हुई है। ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन से लेकर पीछे चले जाएं आप, सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, इंक्लूडिंग जो बाइडन। वो गन कल्चर को ख़त्म नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते बड़े पैमाने पे। क्यों? $3 बिलियन से ज़्यादा हालिया बरसों में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए फंडिंग दी गई है अमेरिका में, उसमें उन फंड देने वालों में लॉकहीड मार्टिन और दूसरी हथियारों की कंपनीज भी शामिल हैं। मसलन अमेरिका में अगर 49,000 या 45,000 लगाएं तो 10 साल में तकरीबन 4 से 5 लाख अमेरिकी खाली इसमें गन कल्चर में मरे हैं। लेकिन क्यों? उनके पास पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पैसा है तो वो करते हैं।
अब रियासत का आपको किरदार देखना हो पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका की कुछ ममालिक में सरमायादारों की इजारादारी है, वहाँ आपको कोई ऐसा कानून नज़र नहीं आता जो आज़ाद तिजारत के ख़िलाफ़ हो। हमारे अपने मुल्क में किसी दौर में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती थी तो वो जागीरदारों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी जो जागीरदारों के मफाद के हक़ में होती थी, और जब नवाज शरीफ साहब आते थे तो वो ऐसी पॉलिसी बनाते थे जो सरमायादारों के हक़ में। अब तकरीबन वो हो गया तो ताकतवर तबके। तो मार्क्स ने ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की हाकिम और हाकिम तबकात, हाकिम कोई भी शख्स हो सकता है, इट कुड बी बिल क्लिंटन, इट कुड बी ओबामा, इट कुड बी नवाज शरीफ, इट कुड बी राहुल गांधी, इट कुड बी मनमोहन सिंह। हाकिम तबकात वो होते हैं जो आपके मुआशरे के ताकतवर लोग होते हैं जिनकी जेब में पैसा होता है, डीप पॉकेट होते हैं। हमारे मुल्क में वो 22 ख़ानदान है, हिंदुस्तान में हो सकता है वो अंबानीज़ हों, एडवानीज़ हों, यहाँ पर अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हों, वो असल हाकिम तबकात हैं। यही आपको इसका मैनिफेस्टेशन भी नज़र आता है जो मार्क्स ने कहीं कहा कि एवरी पॉपुलर आइडिया इज़ द आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास। कि आप यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे ये दनाते हुए कैमरा लेकर ये कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो जाएंगे, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल लाहौर के सिविल अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे, ये किसी एलीट हॉस्पिटल में कैमरा लेके दाखिल हो सकते हैं? वहाँ बता सकते हैं कि जी बिल ना देने पे इवन उन्होंने लाशें रोक ली हैं। हमारे यहाँ सियासी जमातों के आपस के कितने इख्तिलाफात हैं, मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई जबान खोलता है? कोई मंशा ग्रुप, कोई आदमजी ग्रुप, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल्स जो हैं मालिकाने, उनके खिलाफ कोई खोलता है? तो आपकी जो हुकूमतों की पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो किस तबके के मफाद में जा रही है। और वो यहाँ से लेके आप अमेरिका तक देख लें, वहाँ गन के ख़िलाफ़ पॉलिसी नहीं बन सकती। यहाँ पर आप देख लें रियल इस्टेट हैं, टेक्सटाइल का बिज़नेस है, और दूसरे हैं। एक तरफ आप गरीबों की सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्रा को जो है $17 बिलियन से ज़्यादा आप हर साल सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये जो रियासत का तबकाती किरदार है ये आपको हर जगह नज़र आएगा। ये हिंदुस्तान में भी नज़र आएगा, पाकिस्तान में भी नज़र आएगा, ये बांग्लादेश में भी नज़र आएगा, ये जो है अमेरिका और यूरोप में भी आपको नज़र आएगा। मसलन इंग्लैंड में वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई इस बात पर होती है कि काउंसिल के जो घर होते हैं वो काउंसिल के घर कम तादाद में हैं। अब वो वहाँ का जो गोरा मजदूर है वो ये कहता है कि देखो ये मिस्री, सूडानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस आके हमारे काउंसिल हाउसेस पे कब्जा कर लेते हैं। अब इंग्लैंड में शायद वो नए काउंसिल हाउसेस बनाने के लिए वो पैसा उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, उसका रोना रोते हैं। लेकिन वो यूक्रेन की जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर डाल सकते हैं। वो अपने न्यूक्लियर हथियार को मॉडर्नाइज करने के लिए, जिसको वो ट्राइडेंट कहते हैं, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें पंप कर रहे हैं। क्यों? उससे फ़ायदा होगा लॉकहीड, ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी और दूसरी कंपनीज को। तो बुनियादी तौर पे मफाद किसका है? और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल वो भी है कि जब ये टोनी ब्लेयर के दौर में यूरोजेट तैयारों की डील हो रही थी, उससे बहुत पहले मार्गरेट थैचर के दौर में अल यमामा डील हुई थी सऊदी अरब में, जिसमें सऊदी अरब के हुक्काम पर उन्होंने या ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत दी, किकबैक्स दिए। टोनी ब्लेयर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि ये कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। दर हकीकत वो मफादात क्या थे? वो चंद कंपनियों के मफादात थे, सबके मफादात नहीं थे। तो रियासत का आपको हर जगह किरदार नज़र आएगा कि रियासत का हर जगह किरदार क्या है? वो एक मखसूस तबके को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, हर जगह। तो मार्क्स से ये तस्वुर बिल्कुल, अगर मार्क्स ने कहा जी तबका बुनियादी रियलिटी है, कहाँ पर आप इसको झुटलाएंगे? कौम, कबीला, ज़ात पात, रंग व नस्ल, वो तो बुनियादी मसला नहीं। और इसकी बड़ी मैं सादा सी मिसाल देता हूँ कि हमारी अमूमन बरतानिया में बहस होती थी कुछ मजहबी तंजीमों से, और वो ये जब बात करते थे कि नहीं जी सिर्फ बरतानिया में और यूरोप में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो उस वक्त इंग्लैंड में 2004 की बात बता रहा हूँ कि 5 पाउंड गालिबन पर आवर वेजेस थी। मैंने कहा कि आज ये 5 पाउंड की जगह अगर 50 पाउंड हो जाए तो सर अनवर परवेज़ जो मुसलमान हैं, लक्ष्मी मित्तल जो हिंदू हैं,
टेस्को और एसदा के मालिक जो गालिबन हो सकता हो ईसाई या यहूदी हों, ये सारे सेठ कहाँ खड़े होंगे? और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सूडान, वियतनाम से जो वर्कर्स आ रहे हैं, जिनके मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं, जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, ये सब कहाँ खड़े होंगे? हमारे मुल्क में भी अगर फ़र्ज़ करो अभी मज़दूर की 25,000 30,000 तनख्वाह है, कल ये हुकूमत 70,000 कर दे उठा के, तो हाशवानी साहब जो सिंध से हैं, सिकंदर जतोई जो सिंध से हैं, मंशा साहब जो पंजाब से हैं, होती साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जमाली वगैरह जो बलूचिस्तान से हैं, ये सारे बड़े बड़े सेठ कहाँ खड़े होंगे? और जो भी मजदूर है वो पख्तून है, बलोच है, सिंधी है, गिलगिती है, चित्राल का है, ये किसी भी इलाके से, वो कहाँ खड़े होंगे? तो आपकी जो मफादात की लाइन है वो तबके से खिंचती है। आप जितना भी शोर शराबा कर ले, असल मामला आपका तबका होता है। अगर आप गौर से देखें तो सिंध के हारी में और पंजाब के दहकान में क्या फ़र्क है? बलूचिस्तान और सिंध का, बलूचिस्तान और केपी का जो एक खेत में काम करने वाला है, उनके आपस के क्या है? दोनों उतने ही पिसे हुए हैं, थोड़ा बहुत शायद 19-20 फ़र्क हो। किसी भी सनती इलाका है, चाहे वो कराची है, लाहौर है, वहाँ पे काम करने वाला चाहे पंजाबी है, पठान है, बलोच है, सिंधी है, कश्मीरी है, गिलगिती है, उसके सबके मफादात एक हैं। आपकी जो मफादात की बुनियाद होती है वो आपके तबके पे होती है। आपकी जो मफादात की लाइनें खींचती हैं वो आपके तबकात से खींचती हैं, ठीक है ना? वो उसमें आप जितना भी शोर शराबा करें वो बुनियादी तौर पे मामला नहीं होता। फिर इसी तरह मार्क्स ने जो अपने माशी तसव्वुरात में सरप्लस वैल्यू का तसव्वुर दिया, कदर ज़ायद का, वो कहाँ पे रेलिवेंट है? आप हो सकता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ जगह आप कहें कि नहीं जी यहाँ रेलिवेंट नहीं है। पहले तो ये कि मार्क्स ने कहा कोई भी जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट किसी एक फ़र्द की नहीं होती, बल्कि वो सोशली किसी भी समाज में रहने वाले सारे इंसान इंटरेक्ट करते हैं जब कोई प्रोडक्ट तैयार होती है। ये अगर मैं साइंसदान हूँ, मैंने फ़र्ज़ करें ग्रामोफोन या किसी और चीज़ का मेरे जहन में आइडिया आ गया, बल्ब का मेरे जहन में आइडिया आ गया, तो भाई बल्ब का मैंने पहला तजर्बा किया होगा ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि बल्ब बैठकर भी मैं बना रहा हूँ, उसकी डिलीवरी भी मैं कर रहा हूँ, उसको जो है वो मार्केटिंग भी मैं कर रहा हूँ, सारे काम तो मैं नहीं करता। कोई भी प्रोडक्ट जो होती है, कोई भी आप शय बनाते हैं, उसमें सारे इंसानों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये नहीं होता कि कोई एक बंदा कर लिया। जिसने मोबाइल टेलीफोन का तस्वुर दिया, उसने ये नहीं किया होगा कि फिर गड्ढे खोद के ये सारे उसने बड़े बड़े जो आपके टावर्स हैं ये भी लगाएं, ये किसी और ने किए। तो तस्वुर हो सकता हो किसी और ने दिया, अमली जामा किसी और ने पहुंचाया, उसके लिए गड्ढे किसी और ने खोदे, उसके लिए लाइनें किसी और ने डाली, उसके लिए टावर किसी और ने खड़ा किया। तो जो प्रोडक्ट होती है, जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसका कैरेक्टर जो होता है सोशल होता है। वो इंसानों के ताउन के बगैर, इंसानों के इंटरेक्शन के बगैर हो ही नहीं सकती। तो बुनियादी तौर पे मार्क्स ने जो कहा कि जो प्रोडक्शन है वो सोशल है अपने किरदार में, लेकिन प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन से फायदा हो रहा है, जो मुनाफा हो रहा है, वो इंडिविजुअल्स का है, वो किसी एक शख्स की जेब में जा रहा है। उसने बड़ा सादा सा, सिंपल सा फार्मूला बताया, भाई मैं एक सरमायादार हूँ, मैं आपको उजरत पे रखता हूँ, 1000 रुपये आपको उजरत देता हूँ। 1000 रुपये का काम तो आप आधे घंटे में कर लेते हैं, बकिया 7.5 घंटे आप काम करते हैं मेरे लिए। अगर 5000 मजदूर रोजाना 7.5 घंटे काम कर रहे हैं तो जरा आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। और उसकी वजह से क्या होता है कि मैं एक सेठ हूं, मेरी आज एक फैक्ट्री, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मैं आज जो है वो टेक्सटाइल में हूं, कल गारमेंट्स में भी छलांग लगाता हूं, परसों पेट्रोलियम में भी छलांग लगाता हूं, फिर शिपिंग में भी जाता हूं, मैं उसमें जाता हूं। मेरी दौलत जो है वो मल्टीप्लाई होती है, और वो जो मजदूर होता है वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। वो कल भी 1000 रुपये उजरत ले रहा था, आज शायद बढ़ के 1000 2000 हो जाए, 1700 हो जाए। तो आपकी जो दौलत बढ़ रही होती है, वो जो मजदूर सरप्लस वैल्यू पैदा करता है या कदर ज़ायद पैदा करता है, आप 8 घंटे उससे काम करवाते हैं, आधे घंटे में और वो अपनी उजरत के मुताबिक काम कर लेता है, 7.5 घंटे वो आपके लिए काम करता है। वो 7.5 घंटे की मेहनत जमा होती रहती है और वो आपकी जेब में जाती है। तो बुनियादी तौर पर जब वो आपकी जेब में जाती है, वो आपकी दौलत मल्टीप्लाई होती है। फिर मार्क्सी तस्वर में ये भी है, जिस पे बड़ा एतराज़ उठाया कि एक वक्त आएगा कि जी मिडिल क्लास वाइप आउट हो जाएगी और दुनिया में बस 2 ही तबकात रह जाएंगे, सरमायादार और मजदूर किसी हद तक। तो 50s, 60s और 70s में, इवन 80s तक मिडिल क्लास
कुछ इलाकों में, कुछ खित्तों में उसकी तादाद बढ़ी तो लोगों ने कहा नहीं ये तो हो रहा नहीं। अब सूरत हाल आप अपने मुल्क में देख लें कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, इस्लामाबाद में भी अगर कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है तो अगर वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कितना पैसा बचता है। दौलत की जो मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि दौलत की खलीज बढ़ती जाएगी, अमीर और गरीब में खलीज बढ़ती जाएगी। आज दुनिया में 2750 अफराद की इतनी इनकम है कि दुनिया की हाफ जो आबादी है वो उससे ज़्यादा है। अमेरिका में शायद 500 अफराद की इतनी इनकम हो कि शायद सारे अमरीकियों की भी मिलकर इतनी इनकम ना बने। तो दुनिया में हर जगह ये अमीर गरीब की खलीज बढ़ती जा रही है। तो अगर आप गौर से देखें फिर फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे मार्क्स का ये जो तस्वुर था मैटर का और स्पिरिट का या माइंड का, जिसे आप कह लें कि मैटर आपके जो मादा है वो बुनियादी तौर पर प्राइमरी चीज़ है। उसको आज जदीद साइंस में आप कहाँ पर रिजेक्ट करेंगे कि आपके ख़यालात जो होते हैं आपकी मटीरियल कंडीशंस के या मादी कंडीशंस के, आपके जो ख़यालात होते हैं वो उसकी पैदावार होते हैं। आप नेचुरली महाभारत में या भगवत गीता में अगर कोई हज़ारों साल पहले किताब, कोई मजहबी किताब है, तो उसमें तो आप नहीं ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें तस्करा हो, उसमें जो है वो रोबोट्स का भी तस्करा हो और उसमें जो है वो कंप्यूटर्स का भी तस्करा हो। अगर आप मुख्तलिफ मजहबी कुतुब भी देखें तो उसमें जो मिसालें भी दी गई हैं वो इस खित्ते की दी गई हैं। उस खित्ते में अगर किसी खित्ते में जो है वो कपास उगती है तो हो सकता हो कि उसमें मिसालें उससे हों। किसी खित्ते में अगर कोई मखसूस सब्जी उगती हो, मखसूस फल उगता हो, कोई मखसूस पहाड़ है तो उसी का तस्करा होगा। कि आपका जो ख्याल होता है आपकी सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन होता है। जो कुछ आप सराउंडिंग में देखते हैं, जो सराउंडिंग से मुराद आपकी मादी दुनिया, आपका मटीरियल वर्ल्ड, जो कुछ आप अपने मटीरियल वर्ल्ड में देखते हैं उसी का रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें अगर हम फिलोसफर्स के ख्यालात को हम देखें तो बहुत हद तक ये बात कोराबरेट होती है कि आपका जो ख्याल होता है आपकी सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन होता है। मसलन 16वीं सेंचुरी में अगर आप थॉमस हॉब्स की ये नुक्ता नज़र देखें कि उसने जो जंगल का तस्वुर दिया कि जी जंगल में सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, किसी की जान महफूज नहीं थी, तो उन्होंने एक बंदे के हाथ में डंडा दिया और कहा कि तुम ये डंडा लेके जो है अमन कायम करो। 16वीं सेंचुरी का आप यूरोप देख लें, वहाँ पर एक अफरा तफरी की ही कैफियत थी ना। उसमें यही लग रहा था कि मजहबी ग्रुप जो है वो जागीरदारों से लड़ रहे हैं, जागीरदार बादशाह से लड़ रहा है, तो उसको एक एनर्की वाली सिचुएशन देखने को मिली तो उसने उसको रिफ्लेक्ट किया। 17वीं सेंचुरी में जॉन लॉक के जो ख्यालात हैं अगर उसको आप गौर से देखें, सरमायादार तबका ताकतवर हो रहा था, उसने जंगल का जो ख्याल दिया वो मुख्तलिफ दिया। उसने कहा नहीं, जंगल में ये नहीं हुआ कि सारे इख्तियारात एक बंदे के हाथ में दिए, बल्कि ये हुआ कि उन्होंने कुछ लोगों को अपने आप में से मुंतखब किया और उन्होंने कहा कि ये हम एक्सचेंज सिस्टम जो है, मसलन जंगल में अगर कोई इंसान अकेला रह रहा था, अगर कोई लेट्स से कोई आम खा रहा है तो वो आम ही खा रहा है क्योंकि वो अकेला रह रहा है। जॉन लॉक का ख्याल ये था कि इंसान अपनी खुशियों को मैक्सिमाइज करना चाहता था, अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहता था। तो अगर वो अकेला रह रहा है तो आम खा रहा है तो आम खा रहा है, किन्नू खा रहा है तो किन्नू खा रहा है। लेकिन अगर जो आम खा रहा है उसका ये दिल करता है कि जी वो किन्नू खाए, तो आपको एक्सचेंज सिस्टम एक डेवलप करना पड़ेगा ना। उस एक्सचेंज सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने अपने ही में से कुछ लोगों को मुंतखब किया, इस शर्त के साथ कि आप इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। अगर आप मॉनिटर सही तरीके से करेंगे तो ठीक है, वरना हम आपको हटा देंगे। ये ख्याल आपका कहाँ जाता है? जमहूरियत की तरफ, कि जो इंग्लैंड में इब्तदाई डेमोक्रेसी यही है ना कि आपने कुछ लोग मुंतखब किए, अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो वापस आ गए। रोसो के दौर तक 18वीं सेंचुरी में सरमायादाराना निज़ाम की बुराइयां सामने आना शुरू हो गई थी। जिस तरह वो माहौल का जनाजा निकाल रही थी, जिस तरह इंसान कच्ची आबादियों में रहना शुरू हो गए थे, तो रोसो में आपको एक बागियाना वो नज़र आता है। एक आम आदमी अपनी ताकत को एसर्ट कर रहा था, एक आम आदमी अपनी ताकत को किसी हद तक जाहिर कर रहा था। तो रूसो का जो जंगल का तस्वुर है वो ये नहीं है कि एक बंदे के हाथ में सारा इख्तियार दिया,
ना वो ये है कि उन्होंने चंद लोगों को इख्तियार दिया, बल्कि हर बंदे ने कहा कि तुम मेरे हाकिम हो और मैं तुम्हारा हाकिम हूं। मसलन ना कोई हाकिम है और ना कोई महकूम है, इसका मतलब है अवाम ही हाकिम है और अवाम ही महकूम है, जो उसका जनरल विल का तस्वुर है। तो आप ये देखें कि ये सारा सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन है ना, आपका ख्याल कैसे डेवलप होता है। अगर किसी मुल्क में आप रहते हैं जो मुल्क इंतहाई करप्ट है, वहां पुलिस किसी को उठा के ले जाती है और आप कहते हैं कि वो रिश्वत के बगैर आ नहीं सकता, उस मुल्क में रिश्वत इतनी आम है कि ये हो नहीं सकता, तो मैं आपसे कहूं या फला बंदे को पुलिस उठा के ले गई, क्या वो रिश्वत के बगैर आ जाएगा? आपकी जबान से निकलने वाला अगला लफ्ज होता है नामुमकिन। क्यों? बिकॉज दिस इज वॉट यू सी अराउंड यू, आप अपने इर्द गिर्द यही देख रहे हैं। तो आपके जो भी ख्यालात होते हैं वो आपकी सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं, आपकी जो मादी कंडीशंस होती हैं उनका रिफ्लेक्शन होते हैं। फिर आपकी सोसाइटी का लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी वही होता है जो मादी तौर पर होता है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आपका मुआशी तरक्की का लेवल किस नहज पर है। लाजमी बात है कि आप ट्रेड यूनियन के हुकूक की बात एक ऐसे ही मुआशरे में करेंगे ना जहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई होंगी। आप एक ऐसे मुआशरे में तो ट्रेड यूनियन के इख्तियारात की बात नहीं करेंगे जहां लोग भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे। वहां के जो कवानीन होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। इसलिए अगर आप कवानीन जो हैं, दुनिया भर में कवानीन, ये एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है कि दुनिया भर में बहुत सारे कवानीन जो हैं वो आपके सारे मादी चीज़ों से रिलेटेड हैं। भाई आप शुमाली इलाकों में चले जाएं तो हो सकता हो बहुत सारे कवानीन या रस्म व रिवाज आपके शामलात के हवाले से हों, आपकी चरागाहों के हवाले से हों, आपकी पहाड़ी के हवाले से हों, पहाड़ी से निकलने वाला पानी है उसके हवाले से हों। फिर मार्क्स का ये जो ख्याल था कि मईशत बुनियादी तौर पे बेस है और सियासत, कानून, ये जितनी चीज़ें हैं ये उसने कहा सुपर स्ट्रक्चर है। बुनियादी चीज़ क्या है आपकी? बुनियादी चीज़ आपकी मईशत है और ये पॉलिटिक्स और आपका कानून हो गया, आपके ज़ाब्ते हो गए, ये चीज़ें सारी सुपर स्ट्रक्चर हैं। कहाँ इस चीज़ को आप जो है वो गलत साबित कर सकते हैं, कहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये गलत नहीं है। हर जगह माशी मामलात हैं, जैसे मैंने कवानीन का बताया कि आप दुनिया भर में कवानीन उठा के देख लें, कवानीन का एक बड़ा हिस्सा आज भी माशी उमूर से मुताल्लिक है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इतनी मोटी किताब होगी और वो सारी मईशत से मुताल्लिक कवानीन है आपके। तो मार्क्स ने जो बुनियादी तौर पर बातें की हैं, जो उसके कोर आइडियाज़ हैं, उनको कहीं पर आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर उसने ये कहा कि रियासत का एक तबकाती किरदार होता है, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में आपको ये नज़र आता है। अगर उसने ये कहा कि तबका एक रियलिटी है, पूरी दुनिया में आप ये देख सकते हैं। अगर वो ये कहता है कि दौलत जमा करने की बुनियाद एक्सप्लॉयटेशन है, इस पर यहाँ पे लेक्चर हो चुका है और बहुत डिटेल में हमने बात की, पूरी दुनिया में कहीं पर आप साबित नहीं कर सकते। सरमायादाराना मईशत में जो बुनियादी तौर पे बहरान आता है, उसके जो मार्क्स ने अवामिल बताए हैं, उसको कहीं पर आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि उन अवामिल की ही वजह से जो है वो बहरान नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह मार्क्स ने आपको अगर डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के हवाले से बताया कि मटीरियल वर्ल्ड बुनियादी तौर पर रियलिटी है, तो वो साइंस हो, हमारे आम जिंदगी के मुशाहिदात हों, आपको ये हर जगह चीज़ जो है वो नज़र आएगी। इसीलिए कुछ थिंकर्स का ख्याल है कि मार्क्स का इम्पैक्ट, मौलाना मौदूदी ने तो मार्क्स, डार्विन और फ्रॉइड को 3 बड़े शैतान करार दिया है, लेकिन कुछ थिंकर्स का ख्याल था कि आप जदीद सिविलाइजेशन समझने के लिए 3 लोगों को पढ़ना ज़रूरी है जिन्होंने फ़िक्र व नज़र के ज़ाविये तब्दील किए। उसमें एक चार्ल्स डार्विन, जिसने बायोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया और बिल्कुल फ़िक्र व नज़र के ज़ाविये तब्दील किए। सिगमंड फ्रॉइड, जिसका साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मार्क्स, जिसने जो है वो मईशत और हिस्ट्री में चीज़ों को जिस तरह फ़िक्र व नज़र के ज़ाविये तब्दील किए। तो बुनियादी तौर पे उसका जो मार्क्स का इम्पैक्ट है, अब बहुत लोगों का ये आर्गुमेंट है कि शायद ज़िंदगी में मार्क्स इतना मशहूर नहीं था अपने दौर में, और वो मिसाल देते हैं कि मार्क्स के जनाजे में 11 लोग थे,
ये एक उनका वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है। हालांकि ये सवाल उठाया जा सकता है कि मार्क्स अगर अपनी ज़िंदगी में इतना गुमनाम था तो वो पेरिस जा रहा है, वहाँ से उसको निकाला जा रहा है, बेल्जियम जाता है, वहाँ से उसको निकाला जाता है, और फाइनली वो इंग्लैंड में आकर मरता है और कस्म पुरसी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारता है। और मार्क्स के वफ़ात के विद इन नो टाइम, विद इन 10 और 20 ईयर्स, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो जर्मनी की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी, जो बाद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी बन जाती है। उसके ख़यालात रशिया तक चले जाते हैं और उसके वफ़ात के 4 अशरों में, 4 या 5 अशरों में सोवियत यूनियन में इनकलाब आ जाता है। 1/3 दुनिया की जो आबादी है वो मार्क्सिस्ट हुकूमतें वहाँ पर होती हैं या इन्फ्लुएंस होता है। तो वन ऑफ दी मार्क्स का जो एक क्रिटिक था, उसने कहा कि मार्क्स impact had been so profound that today we are all directly or indirectly Marxist। क्योंकि जब आप अदब में ये बात करते हैं कि जी अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी भी है। मसलन अदब का काम सिर्फ इंटेलेक्चुअल लग्जरी या जहनी अय्याशी नहीं है, बल्कि समाज की जो तलखियाँ हैं, समाज की जो नाहमवारियाँ हैं, उसको भी उजागर करना अदब का काम है। जब नफ्सियात में आप एलियनेशन की या एहसास बेगानगी की बात करते हैं, आप मार्क्स की बात कर रहे होते हैं। जब आप मईशत में बहरान की बात कर रहे होते हैं, आप मार्क्स की बात कर रहे होते हैं। आप जब सोशियोलॉजी में तबकात की बात कर रहे होते हैं और तबकात की किस तरह की आपस की कशमकश चल रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स। जब आप सियासत में कहते हैं कि जी इन लोगों ने अपने लिए कानून बना लिया, जरदारी ने, नवाज़ ने या अंबानी ने या एडवानी ने अपने लिए कानून बना लिया, तो आप इन रियलिटी पॉलिटिक्स में क्लास कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, आप मार्क्स की बात कर रहे होते हैं। तो मार्क्स का इम्पैक्ट बड़ा प्रोफाउंड रहा। एक दफ़ा अपने किसी ने लिखा कि मार्क्स अपने बच्चे को कहता था कि ये जो किताबें हैं, जिस तरह अज़दहा चीज़ों को खाता है, इस तरह मैं किताबों को खाता हूँ, और ये किताबें जो हैं मेरी स्लेव्स हैं। ही इज़ कंसिडर्ड, or rather he was considered one of the most well-read person of his time। गो कि मार्क्स खुद ज़ाती तौर पे एंगल्स को समझता था कि वो बहुत ज़्यादा वेल रेड है, लेकिन एंगल्स जो उसका दोस्त था वो फोकस्ड नहीं था। लेकिन बहरहाल मार्क्स ने माशरे के हवाले से जो तल्ख हक़ाइक़ पेश किए हैं, उनको आज भी किसी भी हवाले से इर्रेलेवेंट नहीं कहा जा सकता। और किसी ने कहा था कि एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ कैपिटलिज्म, मार्क्स के ख़यालात रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म होगा तो उसकी तमाम ख़राबियाँ भी वहाँ पर हैं जिस पे मार्क्स ने तनकीद की, और वो आज भी मौजूद है। द फोरम इज़ ओपन फॉर डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने कितने इजी वर्ड्स में आपने हमें मार्क्स को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की। सर दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, जब मार्क्स के सुपर स्ट्रक्चर में रिलीजन का रोल था, तो अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को 47 से लेकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ऑनवर्ड्स करें, तो उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट के कंट्रोलिंग में, जिनके हाथ में इकोनॉमिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और जो स्टेट की बॉर्जा क्लास थी, उसने रिलीजियोसिटी को प्रमोट करने में उसी तरह से रोल प्ले किया जिस तरह से मतलब मार्क्स कहता था तबकाती निज़ाम में? हाँ, पाकिस्तान में अगर वो जिस तरह यहाँ पे दाएं बाजू की क़ुव्वत ने रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया, उसमें मेरे ख़्याल से सारे इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस थे, खाली पाकिस्तान में ही वो नहीं हुआ। मसलन आज तो हमारे यहाँ मजहबी तबक़ात बड़े ज़ोर शोर से ये कहते हैं कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ निकल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पूरा मजहबी तबक़ात की आप तारीख़ देखें 60, 70, 80 साल की, तो ये सारे साम्राज्य के साथ रहे हैं। मसलन हर तारीख़ के बाशऊर तालिब इल्म को पता है कि जब जमाल अब्दुल नासिर ने सुइस कैनाल को नेशनलाइज़ किया, तो इख्वानुल मुस्लिमीन किसके साथ खड़ी थी। बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया में सोइकार्नो का तख्ता उलटने में मासजूमी, जो वहाँ की एक मजहबी पार्टी थी, उसका बड़ा किरदार रहा है। इसी तरह इराक़ में जनरल कासिम की जो गवर्नमेंट थी, उसके ख़िलाफ़ कौन रहे। ईरान में जो इसकी गवर्नमेंट थी, मुसद्दक़ की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी, वो सिर्फ ये कहते थे कि भाई हम ईरान की जो अपनी तेल की दौलत है, उससे हम आम आदमी के मसाइल हल करें अबादान। और उसका उन्होंने वो उस दौर में 50s में कोई कहते हैं कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसको गालिबन अब ब्रिटिश पेट्रोलियम कहते हैं,
इसको $250 का फ़ायदा होता था, $250 मिलियन का, 250। उसमें से ये ईरानी गवर्नमेंट को बमुश्किल 8 या 9 मिलियन डॉलर देते थे। बाकी सब 150 मिलियन कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था, कुछ इनके पास चला जाता। तो जब उसने अबादान की ऑयल फील्ड्स वो की, तो ये ईरानी मुल्ला आयतुल्ला काशानी, ये उसके ख़िलाफ़ सारे वो हुए, उनके ख़िलाफ़ लड़े। खुद ये तो अब एवरीबडी नोज़ के ये अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा है बर्जेंस्की गालिबन, उससे लामोन एक फ्रांस के अखबार ने पूछा, कहता है आपको अफसोस नहीं होता या आपको कोई पछतावा नहीं है कि जिन लोगों को आपने अफ़गानिस्तान में तरबियत दी उन लोगों ने फिर 9/11 किया? तो उसने कहा पछतावा किस बात का पछतावा, तारीख़ इस बात को याद रखेगी कि हमने कुछ बुनियाद परस्तों को हेल्प आउट किया या उनको ट्रेनिंग दी, या तारीख़ इस बात को याद रखेगी कि हमने उनको इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन को जो है वो कोलैप्स किया। तो वो बिल्कुल ऐसी ही मामला है कि जो जिस तरह की मज़हब की यहाँ तशरीआत आई, वो लाज़िम बात है उस पूरे सिस्टम को अपोज करने के लिए, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो जितनी भी राइट विंग फोर्सेस हैं, और राइट विंग फोर्सेस कोई भी सरमायादारी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हैरत की बात है। काजी हुसैन अहमद से लेके एल.के. अडवाणी तक सब चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो। मसलन हिंदुस्तान में इस वक्त जितनी बुरी प्राइवेटाइजेशन हो रही है और जिस तरह मजदूरों के वहाँ हुकूक गस्ब हो रहे हैं, ये बीजेपी का पूरा एजेंडा जो है वो न्यू लिबरल एजेंडा है कि जिसमें हर चीज़ आप मार्केट के रहमो करम पे छोड़ते हैं, हर चीज़ जो है वो सरमायादारों के रहमो करम पर हो, और पूरा बीजेपी का जो एजेंडा है वो सरमायादारी के बिल्कुल हक में है। हालांकि उसको शुरू मनमोहन सिंह ने किया था, इसमें उन्होंने तेज़ी लाई और ज़्यादा ब्रूटैलिटी लेकर आए। तो एक तरफ वो रुथलेस बड़ी नंगी सरमायादारी वहाँ लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी वजह से जो अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है वहाँ पर वो मजहबी मुनाफरत को बढ़ा रहे हैं। जब मजहबी मुनाफरत होगी तो हिंदू मजदूर, मुसलमान मजदूर या सिख मजदूर आपस में कैसे कोई मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे? हालांकि मईशत का तो कोई मज़हब नहीं होता ना, पेट्रोल का कोई मज़हब नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नाम जो है वो भगत राम है तो वो मुझसे कम पैसे लेंगे और किसी मुसलमान से ज़्यादा लेंगे। तो ये विल ड्यूरा ने भी कहीं लिखा, और मेरे ख्याल से इफ़ आई कैन राइटली रिकॉल रोज़ा लग्जमबर्ग का था, कि जहाँ जहाँ अवाम दोस्त क़ुव्वतें नाकाम होती हैं वहाँ या तो फाशिज़म आता है या मजहबी इंतहा पसंदी आती है। अवाम दोस्त क़ुव्वतों से मुराद ये है कि ऐसी क़ुव्वतें जो मज़दूरों, किसानों और आम इंसानों के मफाद में हों। आप यूरोप में देखें, यूरोप में मज़हब इतना ताकतवर नहीं है तो वहाँ फाशिज़म आ रहा है, लेकिन उसकी सारी बुनियादें क्या हैं? मौशी हैं। सारे मसाइल क्या हैं? मौशी हैं कि जी ये सूडान से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से मजदूर आता है, ये मेरा काउंसिल का घर ले रहा है, ये मेरी नौकरी ले रहा है। ये वो सरमायादारा निज़ाम की उसको नहीं समझे भाई। सरमायादारा निज़ाम की बुनियाद मुनाफे पर है। सरमायादार को मुनाफा अगर बांग्लादेश में मिलेगा वो वहाँ आ जाएगा, वियतनाम में मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा, चाइना में मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। सरमाए की अपनी एक नेचुरल मूवमेंट होती है, सरमाए को जहाँ मुनाफा मिलेगा वो चला जाएगा। 80 की दहाई में उसे चाइना में मिला था तो वो वहाँ चला गया, अब उसको बांग्लादेश, नेपाल, दूसरे ममालिक में मिल रहा है, वहाँ उसको कोई गर्ज नहीं। वहाँ पर हज़ारों मजदूर अगर आग लगने से मर जाते हैं, मुनाफा उसको मिल रहा है। तो अगर वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, या 1990 से लेकर अब तक अमेरिका में 55,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुए हैं। और क्यों बंद हुए हैं? इसलिए कि अमेरिकन कंपनीज को मुनाफा चाइना में मिला, उनको बांग्लादेश में मिला, उनको इंडिया में मिला, उनको वियतनाम में मिला, तो वो वहाँ पे चले गए। तो सरमाए की एक नेचुरल मूवमेंट होती है। जब आपने मईशत की बुनियाद मुनाफे पे रख दी तो देयर कैन नॉट बी एनी मॉरल क्वेश्चंस, उस पर फिर कोई इखलाकी सवाल नहीं होते। इसीलिए मार्क्स जैसे मुफक्करीन बुनियादी तौर पे मईशत की बुनियाद अवामी फलाह व बहबूद पे रखना चाहते थे कि इंसान की ज़रूरियात पूरी हों। जदीद सरमायादारी ने जो मुनाफे की बुनियाद, जो मईशत की बुनियाद रखी है, वो मुनाफे पे रखी है। अगर मुझे पिस्टल बनाने में फ़ायदा हो रहा है और जनता को कपड़े की ज़रूरत है, आप किस अखलाकी ज़ाब्ते के तहत मुझसे कहेंगे कि कपड़ा बनाएं, पिस्टल ना बनाएं? और आज दुनिया में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अच्छा खासा हिस्सा हथियार और केमिकल्स में जाते हैं। 1945 से लेके अमेरिका ने $16 ट्रिलियन एक और इराक और अफगानिस्तान की जंग लगाए, $24 ट्रिलियन हथियार, दिफा, हथियारों की रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों पे $24 ट्रिलियन उसने खर्च किए।
$24 ट्रिलियन एक तरफ और $5 बिलियन में आप अफ्रीका से एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, सिर्फ $5 बिलियन में। 50 बिलियन यूरो में आपने जो इन्वायरमेंट का जनाजा निकाला है, जो ओजोन लेयर को जो डैमेज किया, 50 बिलियन यूरो में आप उसको किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए पैसा नहीं है, जंगों के लिए, हथियारों के लिए, इसलिए कि एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड प्रॉफिट। जब चीज़ें मुनाफे के गिर्द घूमेंगी तो ये तो होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग मार्क्सिज्म इन सच एन ईजी वे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, कैन देन वी इमेजिन द एंड फॉर कैपिटलिज्म? क्योंकि एट दिस पॉइंट कोई न्यूक्लियर ऑप्शन ही चाहिए होगा कैपिटलिज्म को एंड करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे जैसे अमेरिका में इलॉन मस्क हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की लीडर्स वगैरह, वो तो मार्स चले जाएंगे अर्थ को ऐसे ही छोड़ के। तो हम मतलब अभी भी जो है लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लाइक इट्स सो हार्ड टू इमेजिन द एंड ऑफ कैपिटलिज्म। लाइक लोग दुनिया को ख़त्म कर, लाइक एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड, बट कैपिटलिज्म का एंड लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। व्हाई डू यू थिंक दैट इज़, कि व्हाई इज़ इट सो हार्ड टू इमेजिन द एंड ऑफ कैपिटलिज्म? इसका कोई अल्टरनेटिव हम क्यों नहीं सोच पा रहे? नहीं, बिल्कुल अल्टरनेटिव है। देखें, जो मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल प्रोसेस बताया ना, उसमें तब्दीली का तरीका, तब्दीली इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, हाँ ये जहन में रखिएगा। जो नेचर में तब्दीली होती है वो बड़ा सिंपल है। आप पानी को 1 सेंटीग्रेड पे गर्म करें, 2 पे करें, 4 पे करें, 100 पे जाके क्या होगा, उसका जायका तब्दील हो जाएगा। तो चीज़ों में पहले आती है क्वांटिटेटिव चेंज, फिर आती है क्वालिटेटिव चेंज। जिस तरह नेचर में पहले क्वांटिटेटिव चेंज होती है, फिर क्वालिटेटिव चेंज होती है। मिसाल के तौर पे एक मजबूत दीवार है, ठीक है, अब वो नीचे से हल्के हल्के रसना शुरू हो गई है, अब तब्दीली उसमें हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही। वो 1 इंच जो है वो ख़राब हुई, 2 इंच ख़राब हुई, 1 फिट ख़राब हुई, 2 फिट ख़राब हुई, एक दिन धड़ाम से गिर गई, तो आपको वो धड़ाम वाली आवाज़ तो आई, लेकिन पूरा वो जो नेचर जो हल्के हल्के हो रही थी वो क्वांटिटेटिव चेंज हो रही थी, और जो धड़ाम से गिरी है वो क्वालिटेटिव चेंज है कि उसका वजूद ही ख़त्म हो गया ना, कोई और चीज़ वहाँ पर आ गई या एक मंजर चेंज हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह माशरों में तब्दीली आ सकती है। पहले क्वांटिटेटिव चेंज के लिए काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इस कमरे में 20 अफराद या 40 अफराद बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि तालीम सबके लिए फ्री हो, सेहत फ्री हो, पीने का साफ़ पानी हो, भूख की वजह से कोई इंसान अपना खून ना बेचे, अपने गुर्दे ना बेचे, अपने बच्चे ना बेचे, कोई बच्चा जो है वो जून की सख्त गर्मी में नंगे पैर ना घूमे, दिसंबर की सख्त सर्दी में कोई गरीब ठठर के ना मरे। अब ये 40 बंदे अगर अपने ख्यालात का इबलाग करें, अपने ख्यालात आगे 400 बंदों तक ले जाएं, 4000 बंदों तक ले जाएं, 4 लाख बंदों तक ले जाएं, 4 करोड़ बंदों तक ले जाएं, तो यकीनन फिर क्वालिटेटिव चेंज भी आएगा। लेकिन वो 40 बंदे रोज़ाना आकर सिर्फ एक ही कमरे में बात करते रहें और अबलाग नहीं करेंगे अपने ख्यालात का, तो वो तब्दीली नहीं आएगी। अच्छी बात बास टाइम खुशबू की तरह होती है, उसका काम फैलना होता है। बास टाइम आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मसलन रोसो ने गालिबन जब ये बात कही होगी कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन हर तरफ उसके जंजीरें हैं, तो लोग हंसते होंगे उस पर। आज दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में उसका ये कौल का असर आपको नज़र आएगा। दुनिया के हो सकता हो 100 ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये चीज़ नज़र आ जाए, तो ये बिल्कुल तब्दील हो सकता है। इसीलिए ग्रामशी ने कहा था कि सरमायादार जहनों पे कब्जा करने के लिए या सोसाइटीज़ पे कब्जा करने के लिए सिर्फ ताकत इस्तेमाल नहीं करता। मतलब ताकत क्या है? पुलिस, फौज, जुडिशरी, ठीक है ना। आपने कुछ हुकूमत के खिलाफ बोला, उन्होंने पर्चा काट दिया, पुलिस ने आपकी मार पिटाई की। उसने एक टर्म कॉइन की, कोर्सिव पावर एंड पर्सवेसिव पावर। कोर्सिव पावर क्या है कि जी आपने कहा कि तालीम सबके लिए यकसा हो, सेहत सबके लिए यकसा हो, सरकारी इदारे आप ना बेचें, तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया, मार पीट की, आप पे मुकदमे हुए। लेकिन पर्सवेसिव पावर क्या है कि आपको जहनी तौर पे तैयार कर दिया, ओहो स्टेट तो काम ही नहीं कर सकती, रियासत तो कारोबार कर ही नहीं सकती, रियासत तो बिल्कुल निकम्मी है। अच्छा भाई, अगर रियासत निकम्मी है और सरकारी मुलाजमीन निकम्मे हैं, तो वजीर आजम हाउस तो इतना साफ होता है कि उस पर बंदा उसके फर्श पे शक्ल देख के अपना कंगा कर ले। तो अगर वजीर आजम का हाउस का फर्श साफ हो सकता है, तो पिम्स हॉस्पिटल का फर्श क्यों नहीं साफ हो सकता? ये है ना क्वेश्चंस। वजीर आजम को अगर जाना है एयरपोर्ट, 5 मिनट में प्रोटोकॉल ऑफिसर ऐसा आनन फानन रोड लगाते हैं कि वजीर आजम 50 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करता है। वो भी तो सारी सरकारी मुलाजिम होते हैं।
तो ये आपको जहनी तौर पे तैयार कर दिया जाता है कि शमशाद अख्तर साहिबा से लेकर मुफ्ती इस्माइल साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब से लेकर सलमान शाह साहब और सलमान शाह साहब से लेकर हफीज शाह और वहाँ मनमोहन सिंह, सब ये कहें जी सरकार कारोबार नहीं कर सकती, सरकार तिजारत नहीं कर सकती। वो आपको इस हद तक मफलूज कर देते हैं कि आप सोचते भी नहीं। मतलब बिजनेस का पहला उसूल है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप तिजारत करते हैं, कारोबारी लागत। मैं अगर मोबिलिंग कंपनी हूं, मैं लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में या कराची के डिफेंस के इलाके में एक ऑफिस लेना चाहूँ, 5 अरब की तो मुझे ज़मीन लेनी पड़ेगी, मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे यूटिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। सरकार यही काम करेगी, पूरी ज़मीन सरकार की है, उसको ज़मीन फ्री मिली, उसको तमाम गैस यूटिलिटीज़ वगैरह सारे सस्ते मिले, ठीक है, तो वो कैसे बिजनेस नहीं कर सकती। फिर लम्स से लेके हार्वर्ड तक कोई आपको नहीं बताता कि जिन ममालिक में हुकूमतों ने खुद बिजनेस किया है उन ममालिक ने कैसे तरक्की की। यहां पर लेक्चर पहले हो चुका है, मैंने बड़े डिटेल में बताया कि सोवियत यूनियन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 27 मिलियन लोग मरे। कितने? 27 मिलियन लोग मरे, 5 करोड़ लोग जख्मी हुए, 38,000 उनकी सनतें तबाह हुई, ठीक है। अमेरिका के बमुश्किल 4 लाख लोग मरे, बरतानिया के बमुश्किल 3.5 लाख लोग मरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1956 में दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल मुल्क अमेरिका था और दुनिया का दूसरा इंडस्ट्रियल मुल्क सोवियत यूनियन था। कभी वो आपको नहीं बताते ये कैसा हुआ है। कभी आपको ये नहीं बताते जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो सोवियत यूनियन में ग्रेट डिप्रेशन क्यों नहीं आया, वहां पे क्या माशी हालात है, तो ये बताते ही नहीं, बहस ही नहीं करते। कभी आपको ये नहीं बताते कि 70 की दहाई तक आपके ये सारे इदारे, PIA, स्टील मिल, ये सब प्रॉफिट में क्यों चल रहे थे, मुनाफे में क्यों चल रहे थे। 80 की दहाई में आकर आपने कहा नहीं जी रियासत का काम बिजनेस करना नहीं, आपने जानबूझ के जनाजे निकाले। उसका एक लॉजिकल सवाल है। लॉजिकल सवाल यह है कि भाई अगर आपके पिम्स हॉस्पिटल में 1 रुपए की पर्ची में आपका इलाज होता है तो आप शफा या आगा खान में जाएंगी 22 लाख रुपए देने के लिए। अगर आपको सरकारी तालीमी इदारों में अच्छी तालीम मिलती है तो आप बीकन हाउस या सिटी में देंगी 5-5 लाख रुपए। आपके नलकों में साफ पानी आता है, आप नेस्ले या एक्वाफीना को पानी देंगे। तो सरकारी और प्राइवेट इदारों का कोई मवाजना नहीं है, इसलिए वो सरकारी इदारों का पूरा जनाजा निकालना चाहते हैं। सरकारी इदारों का जनाजा निकलेगा तो प्राइवेट इदारे प्रॉफिटेबल होंगे। अगर सरकारी इदारों का लेकिन उससे मुतासिर कौन होता है? एक आम आदमी होता है ना भाई। जो पानी जिंदगी की अलामत है वो पानी आपको खरीदना पड़ रहा है। जो तालीम, तहजीब और तमद्दुन की अमानत है वो आपको खरीदनी पड़ रही है। जो सेहत आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है वो आपको खरीदनी पड़ रही है। नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। मिसाल के तौर पे कल आप वजीर आजम बन जाए, ये मैंने पहले ही मिसाल दी, आप कहेंगे जी पाकिस्तान में 67% लोगों के पास पक्की छत नहीं है, तो मैं उनको 5-5 मरले का जमीन दे देता हूं, वो थोड़ी थोड़ी करके खुद बना लें। मैं हूं कोई बड़ा बिल्डर मलिक रियाज या कुछ, मैं कहता सर जी एक ही कर दे पे साढ़े पेट पे लात मार रहे हो आप, तो मैं आपको कुछ देता हूं 2-4 करोड़ रुपए आपकी सियासी जमात के लिए। आप क्या करते हैं? वो मंसूबा ठप कर देते हैं। अब वो 5 मरले का मकान जो सरकार शायद 30-40 हज़ार रुपए का दे रही थी, वही मकान कोई अलीम खान, कोई मलिक रियाज, कोई अब्दुल्ला सेठ जो है वो 30-40 लाख रुपए का खरीदेगा, बेचेगा। उसका नुकसान किसको होगा? आम आदमी के लिए घर एक ख्वाब बन जाएगा। वो मर जाएगा बेचारा एड़िया रगड़ते हुए। 22-25 साल वो सरकारी या कोई भी नौकरी करेगा, वो कर नहीं सकता। तो असल लड़ाई ये है, आपकी आइडियाज की लड़ाई है। ये जो ग्रामशी ने कहा था ना कि पर्सवेसिव पावर, पर्सवेसिव पावर क्या है ये बता दे। ओह जी आप गरीब हैं, अच्छा ये तो राम भगवान की तरफ से है, ये तो कुछ नहीं हो सकता, और कभी आप इस पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अच्छा जी पीर पगाड़ा के पास या मखदूम तालिबुल मौला के पास या गुलाम मुस्तफ़ा खर के बाद या फारूक लगारी के बाप दादों के पास दौलत है, तो ये दौलत तो ये लोग ज़हीन लोग थे तो इनको आ गई। तो बुनियादी तौर पर इस पर हमने बड़ी यहाँ पे डिबेट पहले भी हुई है कि आपको बेसिक आइडियाज़ जो है ना उनको क्वेश्चन करना चाहिए। नंबर 1 ये कि क्या दुनिया में कोई मेहनत से अमीर बनता है, या आपको बताया जाता है, आपसे पूछे ना कि कुछ लोग अमीर है, इतने सारे लोग गरीब हैं, वो कहेंगे देखिए जी कुछ लोग जीनियस, बिल गेट जीनियस था, एलन मस्क जीनियस था। कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने जो 2 दमबरियां की हैं, जो लूट मार की हैं। एलन मस्क के बारे में भी कहा गया कि जो इसने स्पेस ट्रिप की है उसमें रियासत ने इसको पैसा दिया है। 12 अमेरिका की टॉप कंपनीज, उनका जो टैक्स है, जो 3rd क्लास टैक्स खुद ये तय करते हैं, अंडा था वो 12 कंपनियां में अपना इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, लॉबिंग करते हैं। तो असल मामला ये बैटल की लड़ाई है, ये आपको बोलने ही नहीं देते। आप जाएं किसी तालीमी इदारों में, IBA से लेकर लम्स तक,
लम्स में तो फिर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। मसलन ये बेसिक क्वेश्चन उनकी जो इकोनॉमी की, बिजनेस की क्लासेस हैं उसमें ज़रा बैठ के देखें, उसमें किसी भी टीचर से पूछें कभी, सर आपने सोवियत यूनियन, सेंट्रल एशिया और उनको भी तो पढ़ा, ये तो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, कुछ ना करें, खाली ईमानदारी से पढ़ के ही बता दें कि भाई ये मामलात किस तरह है। अब इसकी मैं यहाँ पे बड़ी लंबा कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से लेक्चर हुआ था, मैंने बड़ी डिटेल में बताया कि देखें, लेट्स नॉट एक्सेप्शनलाइज, लेट्स जनरलाइज। दुनिया का आज अमीर तरीन मुल्क अमेरिका है, ठीक है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचा है तो उनकी आबादी 59 मिलियन थी। जो वहां के मुकामी ऑथर कहते हैं वो कहते हैं 120 मिलियन थी, लेकिन 59-60 मिलियन, 95% उनकी आबादी को बिल्कुल इन्होंने वाइप आउट कर दिया। 50 लाख के करीब, 12 मिलियन ये कहते हैं, लेकिन दूसरे मुफक्किर हार्वर्ड जिन वगैरह 50 मिलियन के करीब जो है ये सिया फार्म लोगों को जानवरों की तरह पकड़ के लेकर आए हैं और उनसे वहां पर काम कराया है। 4 मिलियन सिया फार्म अफराद को तो खाली मिडिल पैसेज में मारा है। ये सारा एक्सप्लॉयटेशन। आज अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है या नहीं है? बरतानिया $45 ट्रिलियन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च है, $45 ट्रिलियन सिर्फ हिंदुस्तान से लूट के लेके गए। हिंदुस्तान में बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जो फेमिन्स हुई हैं, जो बरतानवी पॉलिसीज की वजह से हुई हैं, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 करोड़ लोग मरे। जब यहां पे गोरे आए तो इंडिया का जीडीपी जो था वो कहते हैं कि 20 से 30% था ना, 47 में जब गया है तो 5% रह गया है। इसी तरह चाइना में आज बरतानिया दुनिया का अमीर मुल्क है या नहीं है? फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका में, इंडो चाइना में जितने लोगों को कत्ल किया, जिस तरह अल्जीरिया में कत्ल किया, आज फ्रांस का शुमार अमीर मुल्कों में होता है। दुनिया के 40 ममालिक की लिस्ट बनाएंगे अमीर मुल्कों की, उसमें बेल्जियम भी नजर आएगा। 1 मिलियन इंसानों के सिर्फ उन्होंने हाथ काटे बेल्जियम कांगो में, 1 मिलियन इंसानों के। बाप अगर टारगेट पूरा नहीं करता था रबड़ प्लांटेशन में तो 11 साल के लड़के को गोली मारते थे उसकी आंखों के सामने। आज बेल्जियम अमीर मुल्क है, जर्मनी, इटली, ये सारे उठा लें। जापान ने यहां पे मंचोरिया से लेके चाइना में 1935 में असल दूसरी जंग तो यहां शुरू हुई थी जिसका तस्करा नहीं है। जापान ने लाखों की तादाद में चाइनीज को मारा है। तो सारी ये आपको बताना कि नहीं जी आप मेहनत करते हैं तो अमीर बन जाते हैं, कोई दुनिया में मेहनत से अमीर नहीं बनता, चाहे वो अफराद हों चाहे ममालिक हों। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी आज अगर अमीर हैं तो पूरी लूटमार की तारीख है। जापान अमीर है, लूटमार की तारीख है। इसलिए नॉम चॉम्स्की ने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया कि ये महज इत्तफाक की बात है कि दुनिया में जो कॉलोनियल पावर्स थे वही जो है वो अमीर भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क इंडस्ट्रियल हैं, ठीक है ना। अब ये आपकी लूटमार शुरू हुई पोर्चुगाल से और स्पेन से। 15वीं सेंचुरी में इन्होंने लूटमार शुरू की तो 15वीं सेंचुरी और 16वीं सेंचुरी में स्पेन और पोर्चुगाल अमीर मुल्क थे। 16वीं सेंचुरी में उसमें नेदरलैंड कूद गया, वो भी अमीर मुल्क बन गया। 17 और 18 सेंचुरी में बरतानिया और फ्रांस कूद गए, वो भी अमीर बन गए। साउथ और सेंट्रल अमेरिका से ये दौलत लूट के लेकर आते थे और इनके जो पायरेट्स थे, बहरी कजाक, बरतानिया, फ्रांस, नेदरलैंड के, ये बहरी कजाक उनको लूटते थे। और एक इनमें मशहूर डाकू था जिसको नाइटहुड का मलका ने खिताब दिया, फ्रांसिस ड्रेक। आप जरा गूगल कीजिएगा फ्रांसिस ड्रेक का तो आपको पता चलेगा। तो ये तो सूरत हाल थी कि अफराद देख लें। तो असल लड़ाई जो है ना वो आइडियाज की। आपको ये बताया जाता है कि मेहनत से अमीर बनते हैं। बिल गेट्स पेंटागन का सबसे बड़ा वो रहा है, सुपर कंप्यूटर पेंटागन ने बना के बिल गेट्स को दिया है। ये जो सेल्फ मेड और सेल्फ मेड के सारे क्लेम है ना, ये सारे बेकार के क्लेम है, जितना आप उठा के देखें। आज वो हो सकता हो अपने मुल्क में लोगों को इतना ना लूट रहे हैं, वो थर्ड वर्ल्ड में लूट रहे हैं। मतलब नाइक जो जूता होता है ये इंग्लैंड की मार्केट में आपको $100-150 का, $250 का मिलेगा। इंडोनेशिया में जहां ये बनवाते हैं वहां ये $0.50 भी नहीं देते मजदूर को। तो मुझे बताएं कहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। बांग्लादेश में जहां जो शर्ट बांग्लादेश में एक मजदूर बना रहा है और वो अमेरिकी मार्केट में जाके $100 की, $50 की है, बांग्लादेश में वो मजदूर को जो है वो आधे से भी कम डॉलर भी नहीं दे रहे उसका पर शर्ट्स। तो हर जगह तो एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये आपको गौर करना चाहिए कि क्या दुनिया में कोई मेहनत से अमीर बनता है? जवाब एक बड़ा नो है। दूसरा यह है कि एक्सप्लॉयटेशन के बगैर आप अमीर बन सकते हैं? जवाब एक नो है। सारे ये बड़े अमीर ममालिक ने एक्सप्लॉइट किया, आपके हमारे ममालिक। दौलत कैसे पैदा होती है? उसके लिए 2 चीजें चाहिए होती है, नेचर और इंसानी फितरत। नेचर से आपने दरख्त लिया, उसकी ये मेज बना ली, कुर्सी बना ली, कुछ बना लिया। नेचर से रबड़ लिया, आपने टायर शायर बना लिया। मैं अगर एक सरमायादार हूं, मैं
50 करोड़ की मशीनें लगा के उसके आगे बीन बजाना शुरू कर दूं, उसमें से दौलत निकलेगी? नहीं निकलेगी। हम इसको मौशी टर्म में कहेंगे डेट कैपिटल, मुर्दा सरमाया है। उस मुर्दा सरमाए में जान कैसे पड़ती है? जब मजदूर उस पर काम करता है। तो जब दौलत पैदा मजदूर कर रहा है तो खर्च उस पर क्यों नहीं हो? खर्च किसी और पर होती है। तो ये बेसिक तस्वुरात जो है वो कहीं नहीं पढ़ाए जाते, ना स्कूल में होते हैं, ना आप उसमें बोल सकते हैं। मसलन कोई बंदा किसी प्राइवेट चैनल पे बैठकर मुझे बताएं कि यहां के जितने बड़े बिजनेसमैन ग्रुप हैं उनके खिलाफ किसी बोल सकता है? दूसरे दिन इश्तहार बंद हो जाएंगे। वो क्या किसी आगा खान हॉस्पिटल के खिलाफ, किसी शफा हॉस्पिटल के खिलाफ, किसी मलिक रियाज साहब के खिलाफ बोल सकता है कोई चैनल? तो असल ताकत ये, मार्क्स ने यही आपको बताया है कि ये हाकिम और हाकिम तबकात, इनमें फर्क है। हाकिम तबकात कौन है? उसमें सारे वो पैसे वाले लोग हैं, डीप पॉकेट। वो डेविड हार्वी एक बेसिकली तो वो ब्रिटिश है, अमेरिका में रहा है, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने बड़ा मार्क्स सादा लफ्जों में मार्क्सिज्म को समझाया। उसने कहा यार मार्क्सिज्म ये, यू लेट मी नो हाउ मच डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड आई विल टेल यू द रेस्ट। आप ये बताएं आपकी जेब में कितना पैसा है, बाकी चीजें मैं बता दूंगा। आप कहेंगे जी मेरी इनकम 50 करोड़ है, तो मैं कहूंगा भाई आप मुमकिन तौर पर डीएचए में, डिफेंस में रहते होंगे, आपके बच्चे किसी एलीट स्कूल में पढ़ते होंगे, आपकी बीवी किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती होंगी। आप कहेंगे जी मेरी तनख्वाह 18,000 है, तो हो सकता हूँ मैं मुमकिन तौर पे कहूँ जी आप मेहराबाद में रहते होंगे, या आप ढोक अस्सू ढोक सैयदा में रहते होंगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते होंगे, नंगे पैर घूमते होंगे। तो तबका तो इतनी तल्ख रियलिटी है जो मार्क्स ने डिस्कस किया है कि ये हमें जिंदगी में हर जगह नजर आती है। आपको अब तो कब्रिस्तानों में भी तबकात हो गए हैं, आपने देखा होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी कब्र को ज्यादा वो। तो बहरहाल ये दीज आर बिटर रियलिटीज। तो वो जो आपका सवाल है कि नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जरूरत नहीं है, आपको इंटेलेक्चुअल वेपन यूज करना है। आप जब तक ख्यालात का इबलाग नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, आम इंसान से बात नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं हुआ, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में हुआ है। एक दौर में यूरोप में उनका जो मजहबी पेशवा था पॉप, इतना ताकतवर होता था कि यूरोप के किसी बादशाह से कोई गलती हो गई तो पॉप ऊपर रहता था पहाड़ी के ऊपर, और पूरी बर्फ पड़ी हुई थी, बरसात का मौसम था, बादशाह पैदल चल के गया था उससे माफी मांगने के लिए। और फिर वो दौर भी आया कि पॉप अपनी जान बचा के भाग रहा था। यूरोप में उसका ऐसा हुआ कि आज कुछ नहीं है ताकत, इसलिए कि उन्होंने हमेशा जालिमों का साथ दिया, जाबिरों का साथ दिया, जागीरदारों का साथ दिया। तो अगर आप लोगों से बात करेंगे, ये इतनी रैशनल बातें ये किसी की समझ में ना आए। मसलन कौन ऐसा इंसान होगा जिससे आप बात करें कि ये जो प्रोडक्ट होती हैं ये इंसानों के फायदे के लिए होनी चाहिए, भाई मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए। इससे जो मुनाफा आए उससे स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने। तो परहैप्स हमें एक ऐसे मुआशरे का नक्शा खींचना चाहिए जहां पर जो हुकूमत हो वो अवाम की हो। हुकूमत का ये काम हो कि वो सनतें लगाए, हुकूमत का ये काम हो कि वो फैक्ट्रियां लगाए, उन फैक्ट्रियों से जो मुनाफा आए वो पाबंद हो कि उससे वो स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, पीने का साफ पानी दे, लोगों को रिहाइश दे, और ये इंश्योर करे कि कोई फुटपाथ पे नहीं सो रहा, कोई भूखा नहीं सो रहा, ये काम हो। लेकिन वो मुनाफा अगर किसी सेठ की जेब में जाएगा तो वो अपने बच्चे की सालगिरह सरीना में कर रहा होगा, अपने बेटे की वलीमा लक्ष्मी मित्तल की तरह जो है वो वहां पर कर रहा होगा, पेरिस के किसी महंगे होटल में कर रहा होगा, या वो डॉर्चेस्टर में जो है वो बरतानिया के किसी महंगे होटल में कर रहा होगा। वो मुनाफा अगर ऐसी सरकार के पास जाएगा जो आवाम को जवाबदेह होगी, तो फिर सरकार इस बात पे मजबूर होगी कि वो पैसा आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए, तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी, इन पर लगाए। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक। हम लोगों से बात करेंगे, बिल्कुल ये आइडियाज ऐसे नहीं है कि लोगों को समझ में ना आए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें नेचुरली आपको थोड़ा सा गुफ्तगू का सलीका होना चाहिए। आप भारी भरकम इस्तिलाहों से इज्तनाब करें, ठीक है। आप जितना भारी भरकम इस्तिलाहों से इज्तनाब करेंगे और आम आदमी की सतह पे आकर बात करेंगे, ये बिल्कुल समझेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किस बंदे को तबका समझ में नहीं आएगा, किस बंदे को समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें इंसानों के मफाद के लिए होना चाहिए, किस बंदे को समझ में नहीं आएगा कि जी अगर किसी ने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया तो लाशें नहीं रोकते, ये कोई इंसानियत नहीं होती। तो सिर्फ ये इसलिए वो आपको बात ही नहीं करने देते। वो जो जॉन एलिया ने कहा था ना, एक ही मसला है और वो ये बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, बात ही नहीं करने देते आप लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह ये इस्लामी लोग जो होते मजहबी लोग, हाँ, वो कहते हैं कि हमें
सूद से पाक निज़ाम होना चाहिए, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे जिसमें सूद के बगैर कोई इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा हो, तो उसके पास जवाब नहीं होता। इस तरह ये कम्युनिज्म का जो सिस्टम है, ये बातों की हद तक तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि इसको प्रैक्टिकल शेप देना पॉसिबल है फ्यूचर में? और दूसरी बात ये कि USSR जो था ये क्यों कोलैप्स हो गया, और ये चाइना में आजकल जो सिस्टम चल रहा है ये प्योर कम्युनिज्म है या दूसरी कैपिटलाइज सिस्टम की तरफ जा रहा है? देखें, ये तो प्रैक्टिकली हुआ है, लेकिन लोगों ने उसके एनालिसिस नहीं किए। देखें, मैं अब मिसाल दूं, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। जदीद अमेरिका की तारीख शुरू होती है 1777 से, जदीद सोवियत यूनियन की तारीख शुरू होती है 1917 से। 1777 से लेके 9/11 तक, अकॉर्डिंग टू नेवल हिस्टोरिकल कॉलेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका पे सिर्फ 2 हमले हुए, एक पर्ल हार्बर, एक 9/11 जो उसकी अपनी ज़मीन पर हुआ। ठीक है, 1917 से लेके सोवियत यूनियन पर 2 खतरनाक हमले हुए। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 17 में इनकलाब आया, 26 तक पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया, 33 तक अमेरिका ने रिकग्नाइज नहीं किया। 17 में इनकलाब आया, विद इन अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर ये अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की फ़ौजें वहाँ पे घुस गईं, वहाँ पे उन्होंने खाना जंगी वो की, वाइट फोर्सेस वगैरह। उसके बावजूद मुल्क जो है वो अपने पैरों पे कोई 33-35 में जाके हल्के हल्के खड़ा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर घुस गया। हिटलर घुसा तो पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए? 70 मिलियन। 70 मिलियन में से तकरीबन 27 मिलियन खाली सोवियत यूनियन के थे। 5 करोड़ जख्मी हुए, 38,000 उनकी इंडस्ट्रीज तबाह हुई। मैं कहता हूं भाई, क्वेश्चन की हद तक ये सोचे तो 45 में वो मुल्क तबाह हुआ है। 1956 में दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल मुल्क अमेरिका है, दूसरा सोवियत यूनियन है। सोवियत यूनियन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36-37 थी 1917 में, वो उठकर जो है वो 60-70 और 85 तक गई। सोवियत यूनियन में तालीम बमुश्किल 10-20% होगी, वो उठकर 100% गई। पूरी इस्लामी दुनिया में 1991 में अगर कहीं तालीम 95%, 90%, 100% थी तो वो ये सेंट्रल एशियन स्टेट में थी, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान। और सोवियत यूनियन न सिर्फ अपने आप को तालीम पहली से लेकर PhD फ्री थी, एम्प्लॉयमेंट 100% था। आप जब एडल्ट होते थे या शादी करते थे आपको फ्लैट मिल जाता था, उस पर आप बहस कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, लेकिन मिल जाता था। या मेहराबाद के किसी बंदे से पूछें कि उसको, कच्ची आबादी वाले को, कि उसको अगर एक आप PHA में भी एक छोटा सा फ्लैट दे दें तो वो खुश होगा या नहीं होगा। ये इसके बावजूद वो ईस्टर्न यूरोप को पूरा सपोर्ट कर रहा था, सेंट्रल यूरोप को सपोर्ट कर रहा था, पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन को उसने सपोर्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तक और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से अंगोला में जितनी आज़ादी की तहरीकें, सबको उसने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को उसने स्टील मिल दिया, पोलैंड को ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी दी, क्यूबा का पूरा ऑयल, उसका शुगर, उसका टोबैको सारा उठा के तो देखें सोवियत यूनियन का। मैं कहता हूँ तारीख़ आलम इंसानियत में एज अ नेशन किसी को देखेंगे ना जिसने वाकई सेक्रीफाइस किए दूसरे, वो रशियंस है। क्योंकि रशिया एज अ कंट्री उस वक्त भी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे। आज भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है बाई टेरिटरी, अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये पुतिन यही तो लेनिन को गालियां देता है कि तुमने तो रशिया का जनाजा निकाल दिया था, कि नॉन रशियंस को तुमने इतनी फैसिलिटीज दी। ये सेंट्रल एशियन स्टेट जो मुसलमान रियासतें थी, इनको सबसे ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती थी। तो ये कहना कि सोवियत यूनियन नाकाम हो गया, तारीख़ आलम में इंसानियत में सोवियत यूनियन ने वो तरक्की की है जो यूरोप ने 400 साल में की है। स्पेस में पहली औरत उन्होंने भेजी, कुत्ता उन्होंने भेजा, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट। आप कहते हैं कि उनकी कामयाबी नहीं, मुझे ज़िंदगी का एक शोबा बताएं जिसमें सोवियत यूनियन ने बेहतरीन लोग पैदा नहीं किए। वहाँ तो कॉम्पिटिशन नहीं था ना, वो ये नहीं था, वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज इस तरह नहीं थे जैसे यूरोप में थे। दुनिया में क्या उन्होंने बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा नहीं किए, एस्ट्रोनॉट पैदा नहीं किए, नॉवेलिस्ट पैदा नहीं किए, साइकोलॉजिस्ट पैदा नहीं किए, इंजीनियर्स पैदा नहीं किए? कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें सोवियत यूनियन में लोग पैदा नहीं किए? ठीक है, अब कोलैप्स क्यों हुआ? उसके 3-4 फैक्टर है। नंबर 1, उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में बहुत लगाए, फौज पे बहुत हथियार हुए, बहुत पैसा लगाया, उनकी GDP की बहुत शरह थी। एक स्टेज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूसी फौजों की तादाद 5 मिलियन थी, 50 लाख। 50 लाख खाली फौजें तो नहीं होती भाई, उनको खाना होता है, तनख्वाह होता है, ये। दूसरा, वहां पे किसी हद तक सियासी जबर था जिसका उसका हुआ। तीसरा मामला सोवियत यूनियन के खिलाफ बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा था, उस पर हम बहस कर चुके हैं यहाँ पर कि कितना खतरनाक सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा था। तो सोवियत यूनियन ने यह कहना कि तरक्की नहीं की, बहुत तरक्की की सोवियत यूनियन ने। और मेरा ख्याल से अगर 1917 का इनकलाब नहीं होता तो आधी दुनिया आज भी फ्रांस, बरतानिया और इनके कब्जे में होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त दुनिया का 85%
हिस्सा दुनिया का वो ये मगरबी साम्राज्य के पास था 85%, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जेरन डायमंड के मुताबिक जो है वो तकरीबन 35% हिस्सा दुनिया का इनके पास था। चाइना का जहां तक, और ये जहन में रखें कि सोवियत यूनियन पूरी दुनिया से कटा हुआ था। अब जितने भी लोग तज्जिया करते हैं ना, मुझे हैरत होती है जो माशी तज्जिया करते हैं। तस्वुर कर लें कि अमेरिका में 2,70,00,000 लोग मर जाते पहली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 5 करोड़ लाख जख्मी होते, 38,000 उनकी इंडस्ट्रीज होती है। अमेरिका का क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता? कभी काउंटर क्वेश्चन किया है? किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, ये जिन ममालिक में जंगों की वजह से तबाही आई वहीं इनकलाब आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो इंसान मरे, पहले नंबर पे सोवियत यूनियन, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पोलैंड, और तीनों मुल्कों में इनकलाब आया। तो आप कोई बंदा ये असेस करने के लिए तैयार नहीं, यार उस तबाही से खाली उठने के लिए आपको 20-25 साल चाहिए। चाइना का जो आपने बात की, जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, चाइना में माओ के दौर में 49, उससे पहले चाइना पे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन रही, ठीक है। चाइना के साथ भी जो मामला रहे, नंबर 1 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके अच्छे खासे लोग मारे गए। नंबर 2 19वीं सेंचुरी में चाइना ने जब ये गोरे अफीम बेचने गए वहां पर जबरदस्ती कि हमें अफीम बेचने की इजाजत दी जाए, जब एम्परर ने उनको मना किया तो उन पर उन्होंने जंग मुसल्लत की, उनकी कोई 11 पोर्ट अपने कब्जे में कर ली, जिसमें ये हांगकांग भी शामिल थी। 11 पोर्ट अपने कब्जे में कर ली। ये ऐसे ही है कि आज अफगान तालिबान हमें आकर कहें कि लाहौर में हमें चर्च बेचने दो, और वो फिर वो लाहौर में ना गुलबर्ग के इलाके पे कब्जा करके बैठ जाए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड। ये जो यूरोपियंस हैं कि उन्होंने इजाजत मांगी, जब एम्परर ने इजाजत नहीं दी, जंग उनको मुसल्लत की, ओपियम वॉर की। 49 में जब चाइना में इनकलाब आया, अगेन वहां पर आप देखें कि तालीम की शरह क्या थी, लेस देन 20% भी नहीं थी, ठीक है। वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? 49 से लेके 79 तक चाइना में जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो 5% रही है। 79 से लेकर अब तक 8.9%, और कुछ आदाद शुमार कहते हैं 9.2% रही है, सही है। लेकिन जो बात यहां डिस्कस नहीं की जाती वो ये है कि 49 से लेकर 79 तक चाइना से कब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने बाइकॉट किया हुआ था, पाबंदियां लगा दी थी। अगेन यहां पर कोई ये डिस्कस ही नहीं करता कि एक मुल्क पे अगर मौशी पाबंदियां लग जाएं तो उसकी मौशी ग्रोथ क्या होती है। सोवियत यूनियन में पाबंदी लगी, हम इस पे चाइना पे लगी, नॉर्थ कोरिया पे लगी, सारे सोशलिस्ट ममालिक पे लगी। कभी आपने सुना है कि अमेरिका पे कोई तिजारती पाबंदी लगी हो? कभी सुना है बरतानिया फ्रांस पे कोई तिजारती पाबंदी लगी हो? तो जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये चीज मैटर ही नहीं करती कि भाई आप पर पाबंदी लगी हुई है, जो चीज आप 5 रुपए में खरीद रहे हैं, पाबंदियों की वजह से ब्लैक में हो सकता है वो 500 रुपए में खरीद रहे हो आप, और उस 500 रुपए की चीज को खरीदने के बावजूद आपने इतनी तरक्की की। एक अहम सवाल जो आपको सोचना चाहिए, देखें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, इन सारे ममालिक ने दूसरे ममालिक पे कब्जा करके उनकी दौलत को लूट कर इंडस्ट्रियलाइज अपने आप को किया। मुझे बताएं सोवियत यूनियन ने कितने मुल्कों पे जाके यलगार की या कितने मुल्कों को कॉलोनाइज किया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन लोगों ने तो 200, 250, 400 साल लूटा है दौलत को। 45 ट्रिलियन डॉलर तो ये खाली यहां से लूट कर गए हिंदुस्तान से, बकिया तो आप छोड़ दें। तो ग्लोबल इकोनॉमी, आप आज जो यूरोप के पूरे यूरोपीय यूनियन के जो रिजर्व्स हैं वो 45 ट्रिलियन डॉलर के करीब नहीं होंगे। तो आप तसव्वुर करेंगे कितनी इन्होंने लूटमार की है। तो चाइना में जो लाजिम बात है, जब चारों तरफ से पाबंदी लगाई तो उनको अपनी मार्केट मजबूरन खोलनी पड़ी। लेकिन अगर चाइना में भी सरमायादारी है और इंडिया में भी सरमायादारी है तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में ऑफिशियली 243 मिलियन लोग गुर्बत में रह रहे हैं, अनऑफिशियली 600 मिलियन से ज्यादा लोग गुर्बत में हैं, ठीक है। इंडिया में जात पात का आज भी सिलसिला है। इंडिया में आपको जो खवातीन के राइट्स के हवाले से देख रहे हैं, उसके बरक्स चाइना में भी अगर उसी तरह की सरमायादारी है तो चाइना में भाई मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो गुर्बत से कैसे निकले, चाइना में तालीम का लेवल कैसे आगे गया, चाइना में सेहत किस तरह इंप्रूव हुई, चाइना की कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। तो चाइना में आई डोंट थिंक कि वो सरमायादारी उसी तरह एग्जिस्ट करती है जिस तरह यूरोप में और दूसरे ममालिक में है। वो बेसिक चीज़ों की गारंटी देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो चाइना की तरक्की उसमें रियासती या हुकूमत का जो सेक्टर था उसने बड़ा रोल प्ले किया। चाइना की अभी 75 के करीब टॉप कंपनीज हैं, उसमें से 1/3 से ज़्यादा स्टेट ओन कंपनीज हैं उनकी, चाइना की। और जितनी चाइना की तरक्की में ये जो चाइना ने शुरू में 70s में आके कि आप
बिजली फ्री ले लें या डिस्काउंटेड रेट पे ले लें, सारी चीज़ें जो डिस्काउंटेड रेट पे दी वो सरकारी इदारे थे ना भाई। सरकारी इदारे, अगर वो जो माओ ने अपने दौर में काम किया है, अगर वो काम नहीं होता तो डेवलपमेंट का लेवल आगे नहीं बढ़ता ना। एक प्रॉब्लम और है जो दुनिया में एक स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इशू से मुराद कि कुछ चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। यूरोप ने पूरी दुनिया को लूट कर ऑलरेडी वो अमीर बना हुआ और ताकतवर बना हुआ है, तो उसको गुज़िश्ता 200-250 साल में अगर किसी ने चैलेंज किया है तो शायद वो सोवियत यूनियन ने किया था। लेकिन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, कि जिस तरह हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पीर पकाड़ा सब ताकतवर हैं भाई, क्या कर सकते हैं, 250-300 साल से हैं। गुलाम मुस्तफ़ा घर ताकतवर हैं, और जो यहाँ पे जब बड़े बड़े जागीरदार हैं वो ताकतवर है, क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, और स्ट्रैटेजी यही है, यूरोप के खुद अवाम अगर उठ के खड़े हों तो फिर उनकी बदमाशी का किसी हद तक जो है वो जो किला है वो टूटेगा। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट।